नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। आरटीआई कार्यकर्ता रवि शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने बात किया था उनसे, उन्होंने एनसीएल में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा खुलासा किया था। लेकिन मैं आज एक और खुलासा करने की बात कह रहे हैं। उनके पास तमाम साक्ष्य ऐसे हैं जिसको लेकर के एनसीएल के बड़े अधिकारी का अभी हाल ही में मनीष कुमार कहा जाता है, उनका नाम है, हाल ही में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में एनसीएल से तबादला कर दिया गया है। तमाम लंबी लड़ाई लड़े हैं रवि शर्मा जी और इनके पास ऐसे प्रूफ हैं जिनके बदौलत वो उनको रिलीज यहाँ से करना मजबूरन करना पड़ा है। जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। रवि जी, आपका स्वागत है। आपको बताइए कि क्या कुछ हुआ था। धन्यवाद। मैं जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए मैं अतुल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं अपनी शुरुआत दुष्यंत कुमार के उन चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा जो मेरे लिए औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त इतनी है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हाँ कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। मित्रों नमस्कार। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी मजबूती के लिए उस मुद्दे को लगातार उठाना और भ्रष्टाचारियों को कटघरे में खड़ा करना और सज़ा दिलाना यह आवश्यक कार्य है। और मैं विगत 2014 से इस कार्य में लगा हूँ। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि आप एनसीएल में ही क्यों भ्रष्टाचार को मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कोई विषय ऐसा नहीं है कि उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, वो भी विपरीत परिस्थिति में। सामने वाला जो भ्रष्टाचार करता है वो क्यों डॉक्यूमेंट्स देना चाहेगा, एविडेंस क्यों छोड़ेगा, वो अपने स्तर से उसको छुपाता है। लेकिन उसे निकालना महत्वपूर्ण है, जांच एजेंसियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है और उसे उस बिंदु तक ले जाना महत्वपूर्ण है जहां से उसे सज़ा मिल सके। आज मुझे सफलता इसमें मिली है, हालांकि मैं उसे आंशिक सफलता ही कहना चाहूँगा कि मनीष कुमार जैसे अधिकारी जो एनसीएल का जो टॉप अधिकारी होते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी, उनके साये की तरह काम किए 2007 से लेकर आज तक। उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र होना एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आज ये बताना चाहूँगा, सिर्फ मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरी शिकायत नंबर 69 11/10/2017 की मैं शिकायत किया था सीबीओ एनसीएल को, जिसमें मैं लिखा था कि निष्पक्ष जांच हेतु मनीष कुमार को सतर्कता विभाग से ही नहीं बल्कि एनसीएल से किसी अन्यत्र इकाई स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि वह कभी भी निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और उन पर आरोप था वही एबीसी पाउडर को लेकर, जिसका रेट जो थोड़ा डिटेल में बताइए क्या आरोप था। हाँ, आरोप यह था कि एबीसी पाउडर जिसका रेट इन्होंने सप्लाई किया वो 638 रुपये प्रति केजी, जबकि इसका जो मूल रेट है, वास्तविक रेट है, वह 78 रुपये प्रति केजी है। और यह रेट मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एनसीएल ने ही, आप देख सकते हैं पेपर एनसीएल का ही है, यह एनसीएल का ही है। एनसीएल SGR SNR 32 67 74 सितंबर 5 2014 को उन्होंने ही रेट लाकर एक क्लियर किया कि एबीसी पाउडर का रेट जो है 78 रुपये प्रति केजी है, 78 केजी, हाँ पर केजी। और इन्होंने लगातार 2008 से मैं बता रहा हूँ, पहले से भी हो रही होगी खरीदारी, और 638 रुपये प्रति केजी, 620 रुपये, 78 रुपये का सामान जो है 638 रुपये, 78 का सामान 638 रुपये का खरीदा। जी बिल्कुल। और एक दिन नहीं खरीदा गया, ऐसे सैकड़ों ऑर्डर होंगे। मैं बता सकता हूं कि यह 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है और ये सिंडिकेट बना के फर्जी प्राइस लगाकर
और उसके बाद उसको मिली भगत कर। हाँ, एक विशेष जो मनीष कुमार की जब बातें आती है तो उनके बारे में एक मैं अच्छाई भी कहना चाहूँगा कि जब से एक माइनिंग इंजीनियर है, और माइनिंग इंजीनियर काम होता है माइंस में रहना, लेकिन जब से वो यहाँ काम किए हैं वो ऑफिस में रहे हैं, चैम्बर में रहे हैं और टीसी मेंबर रहे हैं। टीसी मेंबर, टेंडर कमेटी मेंबर, निविदा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किए हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, काम करने का जो शैली था, वो टेंडर को बारीकी से पढ़ते थे, जो अच्छाई एक है, पढ़ना चाहिए, गलती निकालनी चाहिए, लेकिन गलती निकालने का उद्देश्य क्या था, ये उतना ही घिनौना है। जितनी अच्छाई पढ़ने की थी उतना ही उसका उद्देश्य घिनौना है, क्योंकि कमी निकालने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल करते थे कि टेंडर ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो ये गलती है, फर्जी पेपर लगाए हो, ये लगाए हो, सारी बातें मतलब काम होने ना पाए, वो तरह तरह का काम होने नहीं पाए। काम आगे यदि मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो टेंडर को मैं कैंसिल करूंगा, निरस्त करेंगे। नहीं, ये सिर्फ लाभ पाने के लिए। बिल्कुल, उनको मालूम था कि रेट 78 रुपये kg है, उनको पता था, वो मंगा के रेट रखते थे और वो जोड़ कर बताते थे कि इतना इतना कमीशन देने के बाद ठेकेदारों को भी परेशान किया जाता था। बिल्कुल पार्टनरशिप में काम, परेशान नहीं, मिलजुल के काम। चूँकि यह काम जो मैं भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा हूँ, ये लिमिटेड काम, एक सिंडिकेट काम कर रहे थे और उसके पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे। जो भी प्रॉफिट 10 लाख के काम में 50% प्रॉफिट है तो आधे आधे का बंटवारा हो रहा था, ये काम हुआ है। और ये मनीष कुमार ने धड़ल्ले से लगातार किया है इन्होंने उस बात को। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया व्यापक तौर पर, बड़े पैमाने पर। इस पत्र को उसके बाद मैंने 5/2/2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा। उसमें मैं भी लिखा कि श्री मनोज कुमार को कोल इंडिया के किसी अन्य इकाई में स्थानांतरण किया जाए जिससे वह अपने रसूख के किसी तरह की जांच को प्रभावित न कर सके। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय बाद मनीष कुमार को एक आदेश आता है आपका 29 अक्टूबर 2020 को, 17 से मामले उठ रहे हैं। 29 अक्टूबर 2020 को ये आदेश आता है जिसमें कोल इंडिया से निकलता है, इनका ट्रांसफ़र CCL रांची किया जाता है। आप देख सकते हैं ये आदेश है, कोल इंडिया से ये आदेश आया है इनका ट्रांसफ़र रांची किया गया है। मिस्टर मनीष कुमार चीफ मैनेजर माइंस इन E7 grade presently posted at NCL is hereby transferred in his extent capacity CCL रांची। जी, 29 अक्टूबर के बाद भी इनको रिलीज नहीं किया जाता है। ये सारी कार्रवाई विजिलेंस के इंस्ट्रक्शन पे हो रही है, लेकिन उसके बाद भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। तब मेरे द्वारा 3/12/2020 3 दिसंबर 2020 को एक CBC के सेक्रेटरी को पत्र लिखा जाता है कि स्थानांतरण आदेश के पश्चात भी रिलीज नहीं किए जाने के संबंध में, जिसमें मुझसे निवेदन किया गया कि जल्द से जल्द मनीष कुमार का रिलीज किया जाए। और मनीष कुमार 4-5 दिन पूर्व फरवरी माह 2021 में वो रिलीज होते हैं। ठीक है, फरवरी 2021 अभी रिसेंटली। हाँ, रिसेंटली हुए हैं। ये CBC सेक्रेटरी के, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन कार्रवाई किसी तरह से नहीं। कार्रवाई तो सिर्फ आंशिक दिखावे के रूप में हो रही है, स्थानांतरण करके। बिल्कुल, हम कह रहे जो आदमी 100 करोड़ का घोटाला किया हो तो उससे फायदा क्या हुआ? सिर्फ स्थानांतरण करना, ट्रांसफ़र करना, कोई कार्रवाई तो होती नहीं। हाँ, जरूर है कि अब मैं, जो मेरा पहली मांग था कि जब तक यह व्यक्ति रहेगा तब तक जांच को प्रभावित करेगा, अब मैं निष्पक्ष जांच के लिए पुनः अब मैं आवेदन दूंगा कि मनीष कुमार की अनुपस्थिति में जांच निष्पक्ष हो और इनसे रिकवरी हो पैसे का। आप के बड़ा बिल्कुल, मैं तो यहाँ कहना, आप बिल्कुल पनिशमेंट जेल मत भेजो। मेरा कहना है कि जो संपत्ति राष्ट्र का इसने लूटा है उसे आप वापस ले लो। ये मानते हैं कि आप एकदम भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल, मैं कागज, अब बताने वाली क्या बात है। NCL ने सामग्री खरीदा, NCL ने बता रहा है 78 रुपये रेट है, दोनों वही कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो रेट है मार्केट रेट, वो NCL ने ही सर्वे करके बोला। अच्छा, खरीदा भी इन्होंने ही है, और खरीदा भी इन्होंने ही है, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ छिपने वाली बात है? बिल्कुल, कहीं सो विषय की बात नहीं है। आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? रिकवरी और संपत्ति रिकवरी। बिल्कुल, संपत्ति की रिकवरी सबसे बड़ी। अब इनका जो बड़का सिंडिकेट है, जो कैसे इन्होंने करप्शन किया, जो जांच एजेंसी देखने के बाद भी आंख बंद किए हुए हैं, ये देखने लायक है। बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानी है। जो मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप में काम किए, वास्तव में पार्टनरशिप में काम हुआ है। आप समझ सकते हैं, लोग कहते थे, NCL में अभी भी कहते हैं कि फेसबुक पर आकर मैं बातें बोलता हूँ और
कुछ मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो मैं कार्रवाई के लिए उतना लोग अधिकारियों का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, ठीक है। मैंने श्री नृपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को पत्र लिखा। मैं पीएम कार्यालय में उपस्थित होकर मैं रिसीव कराया हूँ, आप देख सकते हो, ओरिजिनल सील है ना। मैंने श्री अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मैं पत्र लिखा। मैंने श्री पीके मिश्रा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को लिखा। मैंने श्री भास्कर कुलवे सेक्रेटरी टू पीएम को पत्र लिखा। मैंने श्री संजीव कुमार सिंघाला प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम को पत्र लिखा। श्री राजीव टोपनो प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम को पत्र लिखा। श्री तरुण बजाज एडिशनल सेक्रेटरी टू पीएम को पत्र लिखा। मैंने श्री अरविंद कुमार शर्मा एडिशनल सेक्रेटरी टू पीएम, जो अभी एमएलसी का सदस्य यहाँ उत्तर प्रदेश में बने, रिजाइन मारकर सर्विस से बने, गुजरात कैडर से आईपीएस ही थे। उसके बाद श्री ब्रजेंद्र नवनीत को लिखा। मैंने श्री भी शेषाद्री को लिखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू पीएम को। देवाशीष मुखर्जी को लिखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू पीएम को। श्री गोपाल बागले ज्वाइंट सेक्रेटरी टू पीएम को लिखा। तो ऐसा नहीं है, मैंने पत्र लिखा जांच के लिए, पूरा निवेदन किया। इन्हीं को नहीं, सीबीसी को किया, सीबीआई को किया, मैंने कोल मंत्रालय को किया, सीआईएल को किया। अगर कहीं जब कार्रवाई नहीं होता तब मैं पब्लिक के बीच और फेसबुक में आकर जनता को बताने का प्रयास किया कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं और ये सारे 2014 के बाद हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का हमारा नारा था जिस पर सरकारें बनी, करप्शन मुक्त भारत। और एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये 28 केसेज रजिस्टर्ड हैं सीबीसी में मेरे द्वारा शिकायत पर, और ये 2019 तक ही है। 20 में 7 और में टोटल 35 केस सीबीसी में रजिस्टर्ड है। और ये सारे भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ एनसीएल के अधिकारियों का है, सिर्फ एनसीएल के अधिकारियों का एक केस रजिस्टर्ड है। शायद मैं नहीं समझता कि अपवादी होंगे हम जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना सीबीसी में मेरी शिकायत होगी। अच्छा, अब उसके बाद भी कार्रवाई जवाब आता है। देखिए, इसमें जवाब वहाँ से अभी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। हाँ, इसके पहले और हुए। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उतना ही ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। मेरी शिकायत पर आपको फर्म का ब्लैकलिस्ट किया गया, ये ऑर्डर रहा। ब्लैकलिस्ट क्यों किया? अभी रिसेंटली अप्रैल मई जून की बात है जो ब्लैकलिस्ट, बिल्कुल ये आपका अप्रैल एकदम सही आपने अतुल जी बोले, 27 अप्रैल 2020 को। और ये मेरे ही शिकायत पर ये ब्लैकलिस्ट भी हुए। ये प्रधानमंत्री को मैंने साफ शब्दों में लिखा कि एनसीएल में रेड पड़ा है, उसके बाद कागजात पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई। मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो तथ्यों के आधार पे है। बिल्कुल 101% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है। देखिए, मैं अपराध शास्त्र का छात्र रहा हूँ, मैं फिजिकल एविडेंस को ही एविडेंस मानता हूँ। बाकी आज कोई व्यक्ति कौन गवाह दे रहा है कौन नहीं दे रहा है वो कल बदल जाएगा, लेकिन कागज़ नहीं बदलते। और मैं उस कागज़ को ही अपना प्रमाण मानकर आगे बढ़ा हूँ और मुझे कामयाबी मिली है, आंशिक ही सही लेकिन मिली है। उम्मीद है, मुझे जांच एजेंसियों पर भरोसा है। अधिकारी थे इनको, कौन कंपनी थी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया? हाँ, मैं उन्हीं का मैं रॉयल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल रॉयल कंस्ट्रक्शन के साथ ही पार्टनरशिप था। और रॉयल कंस्ट्रक्शन और संगम इंजीनियरिंग, ये 2 कंपनी थे जो दोनों भाई हैं, चचेरे, आपस में एक ही घर में रहते हैं। और जो संगम इंजीनियरिंग का मालिक है ओपी सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वो मालिक नाम के हैं। ये रॉयल कंस्ट्रक्शन के मालिक रविशंकर सिंह हैं, वही उनका सारा पेपर चेकबुक रखते हैं। वो तो साइन कर दिया, बाकी भरना, हिसाब किताब सारा करना। और एक ही टेंडर में दोनों पार्टिसिपेट कर, कभी 11A कभी 11O, और दोनों ने मिलकर मनीष कुमार के साथ करोड़ का घोटाला किया। मैं उसका प्रूफ के साथ मैं प्रस्तुत कर दिया। प्रूफ मेरे पास, मैं ये भी आवेदन दिया। पाउडर का है तो नहीं, पाउडर का नहीं, उसके अलावा टेंडर के अलावा क्लास ए फॉर्म है। नहीं, अनेक आइटम है, एक आइटम नहीं है, बहुत सारे आपके पास प्रमाण है सबका टोटल। कोई बिना प्रमाण के मैं एक शब्द नहीं बोला। आप कल्पना कीजिए ना, देखिए 2 फर्म एक ही टेंडर में पार्टिसिपेट किए। एक का मोबाइल नंबर सेम है, रॉयल कंस्ट्रक्शन का मोबाइल नंबर 9425177024, वही मोबाइल नंबर संगम इंजीनियरिंग के 9425177024। एक ही लैंडलाइन नंबर 07805
224457 वही संगम इंजीनियरिंग के है 07805 जबकि कंपनी अलग है। भाई कंपटीशन कर रहे हैं, एक ही टेंडर में दोनों कंपटीशन का एक ही करते हैं, अलग कंपनी ने कंपटीशन करेंगे। मोबाइल नंबर दोनों और फ़ोन नंबर भी सेम है, एड्रेस भी दोनों का सेम है, बिल्कुल एड्रेस भी दोनों का सेम है। और एड्रेस भी अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए 25 ये रेट जो पड़ा इनकम टैक्स का, हाँ वो रेट पड़ा आपको 25 2017 में 18 में रेट पड़े हैं, और यह आपको 2020 में ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मैंने इनको जब वहाँ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा गया उस कैंप में, जो पीके सिन्हा जो सीएमडी साहब हैं उनके साइन से आवंटित है, आप देख सकते हैं। 24 जुलाई 2008 को कैंप आवंटित हुआ रॉयल कंस्ट्रक्शन को, एडिशनल जनरल मैनेजर माइंस पीके सिन्हा के साइन से, ठीक है। इसी कैंप में इनकम टैक्स का रेट पड़ता है और एनसीएल का 21 दस्तावेज बरामद होता है ओरिजिनल मूल, जिसके कारण रॉयल कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया गया। जैसे ही रेड होता है और लेटर कंपनी इनकम टैक्स ने सीएमडी को दिया, तत्काल खाली कराना चाहिए कैंप। आज तक कैंप खाली नहीं हुए। रॉयल कंस्ट्रक्शन के इतने करप्शन के बाद भी सारे पकड़े भी गए, लेकिन आज तक सरकारी आवास खाली नहीं किए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रबंधन से कि जो व्यक्ति एनसीएल को लूटा और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया, तो क्या उसे आप आवास और कैंप देकर क्या लूटने के लिए रखे हैं? इतने बड़े आरोप है, आप खुद ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। आरोप साबित हो चुके हैं, आप खुद ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें लिखा गया है कि इनके पास पाया गया, फिर भी आवाज़ दिए। जबकि एनसीएल के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा देता तो तत्काल बिजली पानी सब तुरंत। यहाँ तक कि ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष एक बार मुझसे फ़ोन पर बात कर लिए कि हाँ मैंने से इनके कहने पर या भ्रष्टाचार को उन्होंने आरोप लगाया, जिसे मैंने वायरल किया। अगले दिन उनका आवाज़ खाली हो गया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर करोड़ों का घोटाला किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, और इनकम टैक्स का फाइल चोरी कर लिया, वहाँ से सरकारी डॉक्यूमेंट्स का करप्शन की फाइल उठाकर घर में रख लिया, वो पकड़ा जाता है। आप ब्लैकलिस्ट भी करते हो, लेकिन आवाज़ खाली नहीं कराते आप, और नहीं आप उनका कैंप खाली कराते, आज भी जारी है। तो ये स्थिति है। मैं उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थिति में भी मैं संघर्ष करता रहूँगा और सज़ा तक मैं पहुँचाऊँगा। इतनी लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि कुछ इस एनसीएल से कुछ किसी तरह से बातचीत हुई क्या? मतलब इतनी लंबी लड़ाई एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, क्या वजह? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। ऐसा नहीं, जब देश गुलाम भी था तो बहुत ऐसे लोग थे, देश में 1-2 लोग तो थे नहीं, लेकिन शहीद होने वाले गिने चुने लोग थे जो अति उत्साहित होते हैं। उनमें देश की भावना होती है, राष्ट्रभक्ति की भावना होती है। मैं सोते जागते उठते बैठते मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे क्या पकड़े, कहाँ पर क्या करें कि इन पर कार्रवाई हो। ये जुनून है, राष्ट्रभक्ति की जुनून है कि करप्शन करने वाले भी अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, और या ऐसे कहें कि ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक क्राइम है। इन सारे व्यक्ति जो करप्शन किए हैं, इस समाज में प्रतिष्ठित भी हैं। समाज में उनको चाहे नेता हो, पुरस्कार मिल रहे हैं, इनको सब कुछ कर रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, इनकी पत्नी और अपने कंबल बांट रहे हैं, सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं, सबके बीच में नज़र में इनका चेहरा बहुत अच्छा है, ये सामाजिक चेहरा है। लेकिन इनके काम जो हैं, इसीलिए मैं वाइट कॉलर कह रहा हूँ, ये सफ़ेदपोश अपराधी हैं। इनके कारनामे तो उजागर हुए तब तो मालूम चल रहे हैं, बाकी इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए प्रोडक्शन में नंबर 1, यहाँ आपका रोड सड़क बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, पेड़ पौधे बंटवा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, भोजन, यहाँ तक कि अभी कोरोना काल में बनारस स्टेशन पर जाकर इन्होंने भोजन यात्रियों को दिया। बहुत अच्छे सारे काम हैं, मैं वो काम को सराहना करता हूँ, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए करता हूँ। लेकिन उसके पीछे, उसके आगे करके कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहे, और पीछे जो खेल चल रहे हैं वो उतना ही कोयला से भी काला है, कोयला से भी काला है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने 2013 में, हो सकता है अतुल जी ने सुना होगा, इसी स्टेडियम में, बहन के स्टेडियम चुन कुमारी में, उन्होंने बोले थे कि कोयला यहाँ निकलता है लेकिन इसके छिट्टे
दिल्ली सरकार पर पड़ती है, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार। बिल्कुल, ये आरोप लगाया था। हाँ, मैं सुना था, मैं जब कोयला घोटाला हुआ, बिल्कुल मैं था, उस ग्राउंड में था। और मैं जब ये सारे डॉक्यूमेंट निकालता, ये सारे 2014 से ही करप्शन के हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब मुझे लगता है कि क्या। लेकिन आज छींटे कहाँ हैं? आज छींटे यहीं सीमित रह गए। यही तो मैं सुनना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ऐसे रेन कोट पहन कर नहाते हैं कि वो भीगते ही नहीं। भाई, अब प्रधानमंत्री जी कैसा रेन कोट पहुंचे कि इतने कोयले के सारे चीज़ें। मैं एक एक अधिकारी का नाम गिना दिया पीएमओ का, एक दो नहीं भाई, एक से मिस हो सकता है, दो से मिस हो सकता है। जितने टॉप अधिकारी थे प्रधानमंत्री कार्यालय का, मैं सबको आवेदन एक बार नहीं अनेकों बार दिया और कार्रवाई नहीं होती है। इतने एविडेंस के बाद एक बार जवाब तो दे दियो। तो मैं मांगा हूं, अपने आवेदन में लिखता हूं कि यदि मेरे कंप्लेन में, शिकायत में कोई कमी है या कहीं लगता है मेरिट नहीं है, तो कृपया मुझे बता दिया जाए, ताकि मैं न अपना समय खराब करूं और न मैं जांच एजेंसियों का समय खराब करूं। लेकिन आज तक अतुल जी मेरे पास किसी प्रकार का पत्र नहीं आया कि आपका कंप्लेन फर्जी है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, बेवजह आप परेशान कर रहे हो। आज तक नहीं आया, इसको मैं क्या समझूं? मतलब व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आपके पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, आगे भी आप लड़ाई लड़ेंगे इसकी? देखिए, लड़ाई तो मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा। जब हाथ डाले हैं तो मैं सिर्फ लिख कर एक बार छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब 4 साल बाद मनीष कुमार का ट्रांसफ़र हो सकता है, रिलीज हो सकते हैं, 3 साल बाद चोरी करने वाला व्यक्ति ब्लैकलिस्ट हो सकता है, तो मैं तो प्रयास करूंगा कि सीएमडी रिटायरमेंट अगर सही ढंग से ले लें तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। मुझे नहीं लगता है कि रिटायरमेंट ले पाएंगे, मुश्किल है। क्योंकि अभी रिसेंटली परीक्षाओं में भी व्यापक गड़बड़ी हुई है, ऐसा छात्रों का भी कहना। छात्रों का कहना नहीं, सब लोग देख रहे हैं। छात्र नहीं, लोग नाम नहीं लेते, एनसीएल के अधिकारी और कर्मचारी सब बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो बोले किससे, वो किससे कहें? दबे आवाज से सभी लोग कह रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जाए। आपका एमआर शीट पर सीरियल नंबर होते थे, ये गायब हैं। भाई, सीरियल नंबर आता, साइन रहता, वो मालूम पड़ जाता कि कहीं बाद में तो नहीं एमआर शीट उसमें घुसा दिया गया। सीरियल नंबर नहीं है तो एमआर शीट भी तो चेंज हो सकते हैं। अगर सीरियल नंबर आता तो चेंज करना कठिन था, क्योंकि उस दिन वहाँ उस सीट पर साइन रहते। उस साइन को कैसे बदलेंगे जो रजिस्टर पर एंट्री हुआ है साइन? तमाम ऐसे जांच हो रहे हैं, लेकिन 160-70 लड़कों की जांच अभी एनसीएल नहीं कर पा रहा है। उनको ना तो बुलाया जा रहा है, ना तो उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी। देखिए, मेरा एक लाइन में कहना है अतुल जी, यदि एनसीएल ने गड़बड़ी नहीं की, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं की एक बार, तो अगर नहीं की है तो उनको निष्पक्ष जांच कराने में और जो बच्चों की मांग है उसको पूरा करने में किस बात का परहेज? उन्होंने कहना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आप जैसा कहते हो मैं एकदम सामने आप करना चाहिए। लेकिन क्यों भाग रहे हैं उस चीज़ से? बिल्कुल जांच से भाग रहे हैं, तमाम ऐसे मामले हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार, और मैं जनता को भी कहना चाहूँ कि आप जागरूक हों, कोई भी हो, कहीं भी हो, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। आप एक देश के नागरिक हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है। और मैं उन लोगों को जरूर बताना चाहूँगा जो कुछ करते नहीं और व्यंग करते हैं, उनके मुंह पर मनीष कुमार का ट्रांसफ़र होना और रिलीज होना, ऐसे लोगों के मुंह पर जो प्रबंधन के कुछ चंद रुपयों पर पलते हैं, उनके तलवे चाटते, उनके मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर के पूरे साक्ष्य के साथ कि यहाँ से लेकर के पीएमओ कार्यालय तक किस तरीके से शिकायत की गई, शिकायत ही नहीं की गई बल्कि कार्रवाई भी हुई है, ब्लैक लिस्ट भी कंपनी हुई है। तमाम ऐसे लड़ाई 6 साल से लड़ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता थे, बातचीत जिनसे हम किए थे, 6 साल से लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, जबकि अभी वो शांत नहीं है, आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा कि एनसीएल में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं ना कहीं अब और भी जो भी जानकारी होगी वो हमेशा ये आवाज़ उठाएंगे और कार्रवाई बड़े अधिकारियों को और भी करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।